नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का दिसम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है कि ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये देखेंगे। इसका कार्यकाल क्या है, अगर देखें तो इसका कार्यकाल हमें दो भागों में दिखाई देता है। दो बार ये गवर्नर बना भारत का। एक 1757 से लेके 1760 का कार्यकाल। दूसरा इसका जो कार्यकाल है वो है 1765 से लेकर 1767 का कार्यकाल। तो 5 सालों का इसका कार्यकाल, दो बार ये गवर्नर बनता है। गवर्नर बनने के पहले की भी इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, भागीदारी थी भारत की साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भारत में स्थापित करने में। उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एक बात, ऐसा नहीं है कि ये बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर हम बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें, प्रथम गवर्नर बंगाल का, तो विलियम हैजेस था। ये पूछ सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। विलियम हैजेस था प्रथम गवर्नर, ठीक। और ये गवर्नर बनता है 1757 में, प्लासी वार के बाद। अगर प्रश्न ये आता है कि प्लासी वार के टाइम पे कौन गवर्नर था, प्लासी युद्ध के टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, या सॉरी गवर्नर था बंगाल का, तो वो रोजर ड्रेक था। उसका नाम था रोजर ड्रेक, रोजर ड्रेक, ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। प्लासी वार के टाइम पे रोजर ड्रेक गवर्नर था, और प्रथम गवर्नर बंगाल का या कलकत्ता का विलियम हैजेस था, ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, किस तरह से इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को स्थापित किया। इसकी थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो ये सेना में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था, सॉरी कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव क्लर्क के रूप में सबसे पहले 1742 में ये भर्ती हुआ था, ठीक। अपनी योग्यता के बल पे, इसमें प्रशासनिक और सैनिक योग्यता थी, तो इसे आंग्ल फ्रेंच युद्ध जो चल रहे थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, उसमें ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में सैनिक के रूप में सबसे पहले भाग लेता है। इसे सैन्य जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये सैनिक के रूप में भाग लेता है। सैनिक के रूप में क्या करता है ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, ये 1749 से 1754 तक चला था। इसी युद्ध के दौरान क्लाइव की एंट्री होती है। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था। मैं यहां बता दूं कि पहला जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था, ठीक। पहला जो युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में शुरू हुआ था, उसी का परिणाम था। भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में दक्षिण में कर्नाटक के क्षेत्र में चूंकि ये युद्ध हो रहे थे, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहा गया। लेकिन जो दूसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध वो हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के उत्तराधिकारियों के संघर्ष का परिणाम था। उन युद्धों में क्लाइव सबसे पहले शामिल होता है। पहली गतिविधि इसकी 1751 में ये आता है, और उस समय युद्ध की सिचुएशन ये थी कि त्रिचनापल्ली में अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच संघर्षरत थे। त्रिचनापल्ली का घेरा जो है डाल के रखा था, क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों ने। त्रिचनापल्ली में घिर गए थे अंग्रेज। लेकिन इसी समय क्लाइव के मन में यह सोचता है कि इस त्रिचनापल्ली के घेरे के दबाव को कम करने के लिए अर्काट
का घेरा डालते हैं, जो कि कर्नाटक में है। अर्काट का घेरा डाल देता है वो। अब अर्काट के घेरा डालने से क्या हुआ, त्रिचनापल्ली से बहुत सारे सैनिक अर्काट में आ जाते हैं क्लाइव से संघर्ष करने के लिए। तो यहाँ का दबाव कम हो जाता है कंपनी की सेना पे, और अर्काट में भी वो अपनी पूरी क्षमता से फ्रांसीसी नहीं लड़ पाते हैं, और सधी रणनीति के साथ मात्र 250 सैनिकों के बल पर ही क्लाइव अर्काट को जीत लेता है। और त्रिचनापल्ली में भी कमजोर हो चुके थे फ्रांसीसी, यहां भी वो डिफीट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अर्काट की इस विजय से इसकी ख्याति बहुत बढ़ जाती है, और इसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है क्लाइव का। ठीक, इस घटना के बाद 1754 तक आते आते द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। अपनी शर्तों पे संधि करते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक, अब यहाँ पे एक बड़ी उपलब्धि दिखाई दे रही है हमें क्लाइव की। क्लाइव की अगर हम उपलब्धियों के रूप में देखें तो क्लाइव की एक बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए प्रश्न आ गया मुख्य परीक्षा में, क्लाइव ने किस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, उसकी क्या उपलब्धियां थी, तो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक, अब आगे उसकी क्या मुख्य गतिविधियां रही साम्राज्य की नींव डालने में, तो आते हैं 1756 पे। 1756 में क्या होता है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से बहुत नाराज होता है। उसे पता चलता है कि कलकत्ता की किलेबंदी की जा रही है। ठीक, कलकत्ता की किलेबंदी की खबर मिलती है, और जो सिराजुद्दौला का विरोधी था उनको शरण दी जा रही थी, जैसे वल्लभ विरोधियों को शरण दी जा रही थी, इससे भी काफी नाराज हो जाता है। उसके खिलाफ षड्यंत्रकारी गतिविधियां हो रही थी ऐसी सूचना मिलती है। इन सब कारणों से वो कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है, किलेबंदी को रोक देता है, कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला, और वहां पे अपने एक अमीन चांद नाम के अधिकारी को, अमीन चंद, कलकत्ता की जिम्मेदारी देता है। ठीक, इनको जो है कलकत्ता का प्रशासक नियुक्त करके वो वापस आ जाता है। अमीन चंद को कलकत्ता का प्रशासक नियुक्त करके वो वापस आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है इसके बाद, क्लाइव को जब ये बात पता चलती है तो क्लाइव जो है सेना लेके पहुंचता है, और इनको घूस देता है वो, कलकत्ता के अधिकारी को रिश्वत देकर ये रिश्वत ले लेता है और कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। ठीक, कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है क्लाइव, कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद अलीनगर की संधि करता है। अब ये मजबूर हो चुका था संधि करने के लिए नवाब। अलीनगर की जो संधि है वो 1756 में ही होती है। ठीक, अलीनगर ये कलकत्ता का दूसरा नाम था, ये ध्यान रखिएगा। कलकत्ता को सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया नया नाम था अलीनगर। अब इस संधि की जो शर्तें होती हैं वो भी कंपनी के फेवर में होती हैं। शर्तें क्या थी, तो इस संधि की जो शर्तें थी उसको देख लेते हैं। सिक्के ढालने का अधिकार ले लेता है, सिक्के ढालने, कंपनी सिक्के ढालने का अधिकार ले लेती है, और यही नहीं, फिर से किलेबंदी का अधिकार वापस ले लेती है, किलेबंदी का अधिकार ले लेती है। इसके अलावा मुगल बादशाह द्वारा, मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें दी गई थी बंगाल में, वो फिर से वापस मिल जाता है, इसे दिए गए अधिकार भी वापस ले लेता है। ठीक, इसके अलावा 3 लाख युद्ध हर्जाना लेता है, 3 लाख युद्ध हर्जाना लेता है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे अलीनगर की संधि से कलकत्ता में
कंपनी अपने आप को फिर से मजबूत कर लेती है। किलेबंदी का अधिकार, सिक्के ढालने का अधिकार, व्यापारिक अधिकार, ये सारे अधिकार फिर से वो हासिल कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दो प्रमुख उपलब्धियों के बाद क्लाइव की जो अब महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ चुकी थी। अब वो नवाब को पूरी तरह से नियंत्रण में लेना चाहता था। तो इसके लिए उसने जो है एक चाल चली, षड्यंत्र रचा, जिसमें मीर जाफर, जो कि बंगाल का सेनापति था, मीर जाफर सेनापति था, ठीक, मानिक चंद, सॉरी, ये जो मैं अभी अमीन चंद बता रहा था कलकत्ता का अधिकारी, वो अमीन चंद नहीं, मानिक चंद था कलकत्ता का अधिकारी, जो कि उसे नियुक्त किया गया था वहां पे जब सिराजुद्दौला उस पर अधिकार करता है। तो उसमें मानिक चंद को नियुक्त किया था गया था, ना कि अमीन चंद को। अमीन चंद जो था ये धनी व्यापारी था कलकत्ता का, और जगत सेठ शामिल होते हैं। जगत सेठ ये बैंकर थे, दो भाई थे, वो भी षड्यंत्र में शामिल होते हैं। जगत सेठ, जगत सेठ, ठीक, राय दुर्लभ, और यही नहीं, जो मौसी थी सिराजुद्दौला की, घसीटी बेगम, क्योंकि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल होती हैं। तो लगभग इतने लोग षड्यंत्र करते हैं मिलके। क्लाइव इन सबको शामिल करके एक षड्यंत्र रचता है। मीर जाफर को कहता है कि हम नवाब बनाएंगे तुम्हें, ठीक है, नवाब बनाएंगे। मानिक चंद्र को आर्थिक लाभ का लालच देता है। इसी तरह से जगत सेठ इन सबको धन का लालच देकर अपनी तरफ करता है ये क्लाइव, ठीक। अब ये जो षड्यंत्र रचा जाता है, इस षड्यंत्र के बाद ही प्लासी का वार होता है। इसी षड्यंत्र का परिणाम था प्लासी का युद्ध, इसी षड्यंत्र का ही परिणाम था प्लासी का युद्ध, जो कि वास्तव में युद्ध नहीं था, एक झड़प ही थी। कोई बड़ा युद्ध उसमें नहीं होता है, कुछ ही लोग हताहत होते हैं। अब युद्ध युद्ध में क्या होता है, जब पहले से सेनापति शामिल है, मुख्य मुख्य लोग शामिल हैं, तो केवल दो लोग, राय दुर्लभ, सॉरी, मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान, राय दुर्लभ तो षड्यंत्र में शामिल है, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों तो लड़ते हैं जमकर मैदान पर। क्योंकि मीर जाफर जब सेनापति ही पीछे हट गया था, ये अफवाह फैल जाती मीर जाफर युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया है, तो बाकी लोग भी, सेना का उत्साह काफी डाउन पड़ जाता है। इन दो के भरोसे कुछ देर तक युद्ध चलता है, बाद में ये पराजित होते हैं और मीर जाफर को जो है नवाब बनाया जाता है, ठीक। मीर जाफर को प्लासी युद्ध के बाद नवाब बना दिया जाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि माना जाता है प्लासी युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में स्थापना की नींव पड़ जाती है, और जिसकी परिणत आगे चल के प्लासी युद्ध, जो अपने अब इसके बाद ब्रिटिशर्स किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। बंगाल में पूरा नियंत्रण इनका स्थापित हो जाता है कि किसको नवाब बनाना है इसके बाद, या नवाब अगर इनकी बातों को नहीं मानता है तो ये एक नवाब को हटाकर, जैसे मीर जाफर के बाद 1760 में जब ये मनमानी करना शुरू कर देता है मीर जाफर, तो 1760 में इसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। फिर जब वो उसकी महत्वाकांक्षा जागती है, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानता है, दस्तक पर प्रतिबंध लगाता है, तो फिर उसको भी हटा दिया जाता है। तो ये खेल चलता रहता है, और 1764 में जाके बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से इनका नियंत्रण स्थापित हो जाता है ब्रिटिशर्स का, ठीक। तो ये बड़ी उपलब्धि थी रॉबर्ट क्लाइव की, प्लासी वार। ये हो गया 1760 तक का कार्यकाल की इसकी उपलब्धियां, इसकी गतिविधियां। अब जब ये दूसरा कार्यकाल इसका शुरू होता है,
उस दौरान इसकी क्या क्या गतिविधियां थी, इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उसको देखते हैं। 1765 से 1767, 1760 में ये चला जाता है ब्रिटेन वापस, और जब ये आता है 1765 में, तो इसकी 2 साल के दौरान की गतिविधियां या उपलब्धियां वो देखते हैं क्लाइव की। ठीक, क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था ये। क्लाइव का दूसरा कार्यकाल, इसकी क्या उपलब्धियां थी उसको देखते हैं इस दूसरे कार्यकाल में। देखिए, जब ये आता है तो बक्सरवार हो चुका था। जब ये आता है 1765 में, तो 1764 का बक्सर युद्ध हो चुका था, और कंपनी जो है इस युद्ध को जीत चुकी थी। जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वेंसीटार्ड था। ध्यान रखिएगा, पूछता है बक्सर वार के टाइम पे क्लाइव नहीं था गवर्नर जनरल, वेंसीटार्ड था बंगाल का गवर्नर। ठीक, इसके टाइम पे बक्सर वार होता है, नवाब हारता है। इसी बक्सर वार में अवध का नवाब भी शामिल था, लेकिन ये लोग मुगल बादशाह भी शामिल हुआ था। शाह मतलब एक तरह से ये तिकड़ी थी। ये भाग कर जाता है, मीर जाफर शरण लेता है वहां पे, तिकड़ी बनती है मीर जाफर और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की। तीनों इसमें शामिल होते हैं, परंतु ये हारते हैं युद्ध। उसके बाद इनका नियंत्रण होता है। नियंत्रण के बाद फिर क्लाइव आता है संधियां करने। दो मशहूर संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि, दो अलग अलग इसमें संधियां होती हैं। एक मुगल बादशाह से होती है और एक अवध के नवाब से होती है। ठीक, मुगल बादशाह से जो संधि होती है वो जो है काफी महत्वपूर्ण थी। इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है कंपनी को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। ठीक, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। फौजदारी जो है वो नवाब के पास ही रहने देता है। यानी यहां पे देखो, उत्तरदायित्व तो नवाब के पास रहने दे दिया और अधिकार स्वयं ले लिया कंपनी ने। अधिकार स्वयं, उत्तरदायित्व जो है वो नवाब के पास ही रहने दिया। यानी वो लॉ एंड ऑर्डर देखे, प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त रखे, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कंपनी ने अपने पास रख लिया। इसी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मोहम्मद खां, मोहम्मद रजा, दूसरे थे शिताब राय। ये दोनों बंगाल और बिहार में नियुक्त किए गए थे। और एक और अधिकारी थे, ये दोनों बंगाल बिहार में नियुक्त किए गए थे। और एक और अधिकारी नियुक्त किया गया था उड़ीसा में, तीसरा उड़ीसा में नियुक्त किया गया था सिताब राय। इन तीनों का काम था राजस्व कलेक्ट करना, राजस्व संग्रह करना। ठीक, फौजदारी अधिकार, कानून और प्रशासन ये नवाब के पास रहने दिया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि क्लाइव ने उस समय फौजदारी अधिकार इसलिए भी नहीं अपने पास रखा क्योंकि आशंका थी जन विद्रोह की, कि अचानक से अगर नवाब को अपदस्थ कर दिया जाता, सारे अधिकार स्वयं ले लेता वो, तो जन विद्रोह की संभावना थी। ठीक है, अब इस शर्त के तहत, इलाहाबाद की संधि के, पहली संधि के तहत, एक तो ये हो गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दूसरा क्या हुआ कि कड़ा और इलाहाबाद का जिला अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि मुगल बादशाह को अब इसी काड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र में रहना था, इनका एक तरह से पेंशन याफ्ता बनकर कंपनी के नियंत्रण में। ठीक, एक और इसमें प्रावधान किया गया, 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय हुआ इसके बदले में। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया था मुगल बादशाह ने, इसके बदले में यह तय हुआ कि 26 लाख वार्षिक आपको दिया जाएगा मुगल बादशाह को। 26 लाख वार्षिक मुगल बादशाह को देना
तय हुआ। ठीक, ये मुख्य मुख्य संगति थी। जो द्वितीय इलाहाबाद की संधि थी वो अवध के नवाब से की गई। इलाहाबाद की संधि थी वो अवध के नवाब से की गई। अवध के नवाब से की गई। इनसे क्या शर्तें की गई? एक तो यही कि जो ये इलाहाबाद और कड़ा और इलाहाबाद का जिला था इनसे लेके मुगल बादशाह को दे दिया गया। दूसरा, 50 लाख इन पे युद्ध हर्जाना लगाया गया। 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना लगाया गया। 50 लाख युद्ध हर्जाना थोपा गया इन पर। एक तरह से अवध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। ठीक, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इलाहाबाद की संधि क्लाइव की एक बड़ी उपलब्धि थी। अगली जो उसकी उपलब्धि थी वो थी द्वैध शासन की स्थापना बंगाल में। द्वैध शासन क्या था? जैसा कि मैंने बताया कि दीवानी पर स्वयं नियंत्रण और फौजदारी नवाब के पास। फौजदारी नवाब के पास, दीवानी कंपनी के पास। ठीक, यही था द्वैध शासन। ये 1765 से लेकर 1772 तक चला। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स नवाब बनता है तो इस द्वैध शासन को वो समाप्त कर देता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी खामियां निकल कर आई थी। तो इस वजह से इस द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। खामियां यही थी कि इसका जो परिणाम होता है, चूंकि रेवेन्यू था नहीं नवाब के पास, वो अंग्रेजों के पास आता था, उस पर निर्भर हो गया वो। तो प्रशासनिक खर्च, उन सब की समस्या। अंग्रेज क्या करते थे, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल कर लेती थी किसानों से, व्यापारियों से। इससे विद्रोह शुरू हो गए किसानों के। विद्रोह के साथ साथ जब किसानों की स्थिति खराब हुई तो अकाल भी पड़ा 1770 में। भीषण अकाल भी पड़ता है। तो कुल मिला के भारतीय किसानों, आम लोगों की दुर्दशा हुई इससे। ठीक, आम लोगों की दुर्दशा हुई इस व्यवस्था से। इन्हीं सब का शायद परिणाम था कि वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक, अगला जो उसका महत्वपूर्ण कदम था, सैन्य सुधार, एक उपलब्धि थी। क्योंकि सैन्य सुधार के तहत उसने क्या किया, दोहरा भत्ता बंद कर दिया। जो सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता था वो बंद कर दिया। उसने कहा कि अब ये दोहरा भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को दिया जाएगा जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर तैनात हैं या किसी अभियान पे भेजे जाते हैं। वो बंगाल और बिहार से, बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर के सैनिकों को केवल, ठीक, को केवल दिया जाएगा, बाकी के लिए दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। इसका नकारात्मक परिणाम निकल कर आता है। परिणाम क्या होता है कि श्वेत विद्रोह हो जाता है। इलाहाबाद और मुंगेर, इलाहाबाद और मुंगेर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि श्वेत विद्रोह किसके टाइम पे हुआ था? तो क्लाइव के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये लगभग इसकी जो 6-7 उपलब्धियां हैं जिसने नींव तैयार करने का काम किया। अगर मैं गिनाऊं तो पहली उपलब्धि, जैसे मैंने बताया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अर्काट का घेरा डालना और फ्रांसीसियों को पराजित करना। ठीक, एक और हाँ इसकी उपलब्धि है, वो भी देख लेते हैं। 1759 में इसने डचों को भी पराजित कर दिया। डचों को पराजित कर दिया, वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया। अब डच पूरी तरह से निर्णायक रूप से भारत से बाहर हो गए, वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए, वहां पे अपनी व्यापारिक गतिविधियां उन्होंने स्थापित की। वेदरा का युद्ध था, ये पूछता है वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच, जिससे ये फाइनली भारत में प्रतियोगिता से बाहर हो गए। ये भी एक उपलब्धि थी क्लाइव की।
ठीक है। बाकी कर्नाटक युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कमजोर करना, फ्रांसीसियों को हराना, फिर फाइनली तृतीय कर्नाटक युद्ध में, वांडी वाश के युद्ध में 1760 में, तब तक क्लाइव आ चुका था, फ्रांसीसी पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। तब तक क्लाइव था, सॉरी 1760 तक तो ये था ही, उसके बाद हो जाता है। तो वांडी वाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करना, फ्रांस की पूर्ण पराजय भारत से, ठीक, फ्रांस की पूर्ण पराजय, ये भी क्लाइव की उपलब्धि थी। तो ये सारी क्लाइव की उपलब्धियां थी, एक बार मैं पिन पॉइंट में बता दे रहा हूं। पहला, अर्काट का घेरा। दूसरा, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक, जिसमें ये वांडी वाश का युद्ध होता है 1760 में, और फ्रांसीसी पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। उसके बाद प्लासी वार, ठीक, और इसके पहले आप कह सकते हो कि अलीनगर की संधियां, जिसमें काफी ये बढ़त हासिल करते हैं, ये भी शामिल कर सकते हो। इसके अलावा अगली जो इसकी उपलब्धि है वो 1765 में जब दोबारा आता है ये, तो इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जिसके तहत ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल करता है। द्वैध शासन की स्थापना, ठीक, ये सारी इसकी उपलब्धियां थी। सैन्य सुधार करता है, ये सब मैंने देखा। अब हम इसके व्यक्तित्व का ना मूल्यांकन कर लेते हैं, क्लाइव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। क्लाइव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो उसके व्यक्तित्व में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लक्षणों की तलाश करते हैं, फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अगर हम इसके सकारात्मक गुणों की बात करें तो एक कुशल रण योद्धा था ये, जिसने अपनी युद्ध क्षमता अर्काट और प्लासी, वांडीवाश इन युद्धों में दिखाया, ठीक। इसके अलावा ये रणनीतिकार अच्छा था, रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ। तो अगर इसकी इस क्षमता को देखना है तो प्लासी के पूर्व का जो षड्यंत्र था, जिस तरह से वो कूटनीति करता है, ये इसकी कूटनीतिक क्षमता को दिखाता है, ठीक है। या अर्काट का घेरा, उसने एक कूटनीति दिखाई कि त्रिचनापल्ली के दबाव को कम करने के लिए इसने अर्काट का घेरा डाल दिया, ये भी इसकी कूटनीति का परिणाम था। द्वैत शासन भी इसकी कूटनीति ही कही जाएगी कि उसने रेवेन्यू पर अधिकार तो कर लिया दीवानी लेकर, लेकिन फौजदारी रहने दिया नवाब के पास, तो एक तरह से उत्तरदायित्व से बच गया, अधिकार ले लिया, ठीक। तो ये सब इसकी रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और इसकी समझदारी को दिखाता है। लेकिन जब हम इसको, इन ये जो गुण थे, इसको ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित करने में तो उपयोगी साबित हुए, लेकिन अब हम अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कहें अगर हम मानवीय गुणों की तलाश करें, तो ये यहां पे हमें नदारद है इसके अंदर मानवीय गुण, और इस तरह से इसका नकारात्मक मूल्यांकन होगा, क्योंकि इसने जो जिस तरह से षड्यंत्र किया, इसे षड्यंत्रकारी कहा जाएगा। इसने अपनी एक षड्यंत्रकारी छवि बनाई, प्लासी के पूर्व का षड्यंत्र जिस तरह से इसने किया, ठीक। और अगर इसका जो है द्वैध शासन जो था
वो भी उचित शासन नहीं था, क्योंकि इस द्वैत शासन से ही किसानों का शोषण हुआ, आम लोगों की दुर्दशा हुई और अकाल पड़ा। ये इसकी इसी द्वैत शासन की नीति का ही परिणाम था। तो मैं अगर निष्कर्ष पर निकलूं तो क्लाइव जो है एक अच्छा सैनिक था, एक अच्छा प्रशासक था ब्रिटिश के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से, जिसने उसको काफी लाभ दिया भारत में साम्राज्य की नींव स्थापित करने में, ईस्ट इंडिया कंपनी को। परंतु अगर इसे एक हम संपूर्ण प्रशासक के तौर पर देखें, न्यायपूर्ण प्रशासक के तौर पर देखें, तो वहां यह असफल दिखाई देता है, क्योंकि जो इसकी नीतियां थी उससे आम लोगों का शोषण हुआ, किसानों की दुर्दशा हुई और एक एनार्की की स्थिति भी दिखाई देती है। द्वैत शासन के दौरान कई सारे विद्रोह भी होते हैं, जिसकी वजह से ही आगे चल के 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये इसका मूल्यांकन होगा। अब अगले हम सेशन में मिलेंगे तो अगला जो गवर्नर जनरल है महत्वपूर्ण, वारेन हेस्टिंग, उसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से जितने महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं उन सब की चर्चा हम एक एक करके कर देंगे। आप लोग प्लीज़ सेशन को ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।